Assalamualaikum and welcome back to this channel. My name is Waqas. I am currently MBBS third year student at Government Medical College Doda. So in this video, जैसे कि आपने thumbnail पर देख लिया होगा कि we are going to revise your biology through most frequently asked and commonly asked questions and through the commonly used trends in the questions for the biology section. So make sure to watch this video till end, and I am hopeful that at this stage of time this video is gonna very helpful to you all. So watch this video till end and give a like to this video and share to the needy ones. And also ऐसा करेंगे आपके हर एक क्वेश्चन जो भी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, मेक श्योर टू आंसर टू दैट क्वेश्चन बिफोर रिवीलिंग द आंसर ऑन दिस स्क्रीन. ठीक है, तो एंड वन मोर, डू वन थिंग दैट एट द एंड प्लीज़ पोस्ट योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन and let me know that what is your level in the biology portion. So now let's go ahead in this video. फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैच द फॉलोइंग टाइप वाला क्वेश्चन है. तो मैंने इसमें हमेशा आपको बोला है कि एक चूज़ करना होता है, उसकी वजह से आपका क्वेश्चन पूरा स्ट्राइक हो जाता है. तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा लेता हूँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बजाय मैं सिंपली आपको यहाँ पर ब्रूनर्स ग्लैंड्स आपको सेलेक्ट करता हूँ. ब्रूनर्स ग्लैंड आपको पता है ड्यूडेनियम के सब म्यूकोसा में होता है. एक चीज़ आपको याद रखना है कि ऑल द ग्लैंड्स इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा, बट द ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर द ओनली ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनियम. सो डी का 2 आ रहा है, डी का 2 इस एक पोर्शन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी आ जाता है. बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है. तो इन दिस वे यू नीड टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे आर करेक्ट और रॉन्ग. करेक्ट और रॉन्ग देखना होगा. नीचे क्वेश्चन पूछा है कि 2 रॉन्ग स्टेटमेंट्स आपको चूज करने हैं. पहला ऑप्शन है द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट्स इज मोर एलाबरेट देन मॉसिस. देखो पहले स्पोरोफाइट की बात है, उसके बाद ब्रायोफाइट्स में बोला है 2 कैटेगरीज आती हैं, लिवरवर्ट्स एंड मॉसिस. पहले लिवरवर्ट्स आए फिर मॉसिस आए, दैट मीन्स लिवरवर्ट्स आर प्रिमिटिव एंड मॉसिस आर एलाबरेटेड. सो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसने बोला है स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवर्ट्स इज मोर एलाबरेटेड. उसके बाद सेल्विन इज हेटेरोस्पोर्स. आपको पता होना चाहिए सेल्विन इज टेरिडोफाइट बट इट इज हेटेरोस्पोर्स. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट. द लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स इज डिप्लॉन्टिक. ये भी सही है. इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन द डिफरेंट ट्रीज. ये गलत है, दे आर बोर्न ऑन द सेम ट्री. सो ए एंड डी ऑप्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट. सो ऑप्शन बी टू दिस क्वेश्चन इज करेक्ट. द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, यहाँ पर मैंने आपको इसलिए इस क्वेश्चन को रखा है बिकॉज यू नो दैट देयर आर 2 एडवांस्ड कैटेगरीज ऑफ द प्लांट्स, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स द एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड, बट इन केस ऑफ द एंजियोस्पर्म्स द एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. उसके बाद select the correct statement. Sequoia is one of the tallest tree. For now, it's a correct statement. The leaves of gymnosperms are not well adapted. You know that gymnosperms are one of the advanced category of the plants. So not well adapted is not the quite suitable word to these plants. Gymnosperms are both homospores and heterospores. As you go with the advanced level in the plants, they tend to be heterospores. So gymnosperms are exclusively heterospores. So homospores is not suitable to them. Salvinia, ginkgo, and pinus are all gymnosperms. No. Though all these plants are heterospores, but all of them are not gymnosperms. As you know that Salvinia is one of the advanced pteridophyte. So option A is the correct in this case, that sequoia is one of the tallest tree. Next is bryophytes are dependent on water, because you may have heard that in case of bryophytes and pteridophytes, both of them depend on water for a specific and a special reason. That's the process of fertilization. That is, the sperm can easily reach up to the egg in the archegonium for the process of fertilization. So this is the correct option. Next is peat moss is used as a packing material for sending flowers and live plants to distant places, because peat moss, its botanical name, as you may be knowing, that is sphagnum. Sphagnum, and it has one of the special property is that it retains water, and that property is called as hygroscopic. And when it is hygroscopic, so what is asked in the question is use it as a packing material for sending flowers and live plants. For example, consider this as a peat moss. ठीक है, इसमें आपने फ्लावर रख लिया. फ्लावर को जिंदा रखने के लिए वाटर एंड मिनरल्स की जरूरत होते हैं. सो व्हेन इट रिटेन्स द वाटर, सो दीज फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट्स मे रिमेन लाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. दैट्स व्हाई दिस इज यूज्ड एज अ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Algae increases the level of dissolved oxygen in the immediate environment. Okay, algin is obtained from red algae and carrageenan is obtained from the brown algae. Okay, agar agar is obtained from Geridium and Gracilia. This is correct statement. Laminaria and sargassum are used as food materials. Okay, these are also correct statements. बट यहाँ पर हमें देखना है algae increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment. This is also true, but one of the statements is here wrong, that is option B. That's algin is obtained from red algae while carrageenan is obtained from brown algae, while the reverse of this is true, that is carrageenan is obtained from red algae and algin from brown algae. अब इसको आप याद कैसे रखोगे. देखो carrageenan में अगर आप देखोगे इसमें R है तो R से हो गया red, carrageenan from red and algin from brown algae, carrageenan from red. यही आपको याद रखना है. So option B is here correct to this question. अब यहाँ पर एक वायरस दिया हुआ है, एज यू मे बी नोइंग दिस इज यूज इज कॉल्ड एज अ बैक्टीरियोफाज, और ये इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज एज अ वेक्टर किया जाता है. तो यहाँ पर इसके पार्ट्स हमें मैच करने हैं. पार्ट ए अगर हम देखेंगे तो पार्ट ए को हम हेड बोलेंगे, पार्ट ए यहाँ पर हेड बोलेंगे. उसके बाद पार्ट बी अगर हम देखेंगे, पार्ट बी को हम बोलेंगे शीथ, और पार्ट सी को हम बोलेंगे कॉलर, और पार्ट डी को बोलेंगे हम टेल फाइबर्स. तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है. पार्ट डी को हम बोलते हैं टेल फाइबर्स, बट यहाँ पर आपको याद रखना है 12th की आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि टेल फाइबर्स को दूसरा नाम बोलते हैं प्रॉन्ग्स.
बैक्टीरियोफाज की वहाँ पर भी एक डायग्राम है, उस पर लिखा है प्रोंग्स, प्रोंग्स, वहाँ पर आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट इज दैट्स, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जैसे कि आपको पता है असर्शन रीजन क्वेश्चंस आर नाउ बीइंग आस्क्ड वंस मोर इन नीट एग्जाम। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टेटमेंट 1 क्या है। Mycoplasma can pass through less than 1 micron filter size. Okay, mycoplasma are bacteria with cell walls. भाई साहब ये क्या बोल दिया, विद सेल वॉल। इन द लाइट ऑफ सेल वॉल, ये वॉल लेस होते हैं, मतलब सेल वॉल इनके पास नहीं होता है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है यहाँ पर। बोथ स्टेटमेंट 1 ये करेक्ट नहीं है, बोथ स्टेटमेंट 1 आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट इज यहाँ पर एक ब्राइफाइट की डायग्राम दी हुई है, हमें आपके इसके ए पार्ट, बी पार्ट, डी पार्ट, सी पार्ट देखने हैं क्या है। तो डी अगर हम यहाँ पर देखेंगे, डी रूट्स होते हैं, इनके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हालांकि यू नो दैट ब्राइफाइट्स आर थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स, तो इनके पास डी एक स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज राइजॉइड्स। तो डी आर राइजॉइड्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम सी देखेंगे, दीज आर गैमा कप्स, एज यू मे बी नोइंग दैट दीज आर गैमा कप्स। उसके बाद अब सिंपल है, बी है हमारे पास फीमेल थैलस एंड ए है हमारे पास आर्किगोनियोफोर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन। नाउ चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस, ये कब से हम बोल रहे हैं, मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस, ये वर्ड यहाँ पर देख लो। यीस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, एग्जैक्टली। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, ये भी सही। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी सही। तो पॉइजनस नहीं है, बट भाई साहब ये एडिबल है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए इसमें सही निकला है इस क्वेश्चन का आंसर। अब द चीफ एडवांटेज ऑफ इंसिस्ट, एक एमोबा में, ये मान लो एमोबा, इसमें कभी कभार एक प्रोसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड इंसिस्टेशन बोलेंगे, इंसिस्टेमेंट बोलेंगे। तो उसको, उसकी एडवांटेज क्या है इस क्वेश्चन में हमें बोलना है। उसकी एडवांटेज है, देखो ये मान लो एक एमोबा है, बाहर मान लो एडवर्स कंडीशंस आ गई, एडवर्स एनवायरनमेंट बन गया, तो ये इंसिस्टेमेंट करता है खुद के लिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एडवर्स एनवायरनमेंट। एबिलिटी टू सर्वाइव, wait a second, ability to survive during adverse physical conditions, ability to live for some time without ingesting food, ये नहीं है। प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट, ये भी नहीं है। द चांस टू गेट रिड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट, ये भी नहीं। तो ऑप्शन ए सबसे सूटेबल आंसर टू दिस क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें मैच करना है फिर से, मैंने आपको बोला कि मैच आपको क्या करना है, मैच आपको एक ही करना होता है, उसके बाद आपको बाकी सारे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखो थर्मो मतलब हो गई हीट, हीट मतलब हॉट, हॉट भी एक टेम्परेचर रिलेटेड है और थर्मो भी टेम्परेचर रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर बी का अगर हम देखेंगे, बी का 1 है, बी का 1 है। ठीक है, अब हम देखेंगे बाकी सही निकलते हैं कि नहीं। ए हेलोफाइल्स, हेलो मतलब हो गया सॉल्ट, ए का आएगा आईवी, ए का आईवी है। उसके बाद हो गया मिथेनोजेंस, दीज आर लोकेटेड इन द गट्स ऑफ रुमिनेंट्स, सी का हो गया 3, एंड डी साइनोबैक्टीरिया, दीज आर लोकेटेड इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो डी का हो गया 2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन। Nomenclature is governed by certain universal rules. Which of the following is contrary to the rules of nomenclature? The names are written in Latin and are italicized, whatever. तो ये सही है। When written by hand, the names are to be underlined, ये भी सही है। Biological names can be written in any language, ठीक है। The first word in the biological name represents the genus and the second is the specific epithet, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। Biological names are not written in any language, क्योंकि local language अगर हम यूज़ करेंगे तो you know that clashes are there, that's why they are not written in any language, they are written in the universally accepted language, okay। Why Latin? Because इसको consider किया जाता है as a dead language, that's why इसमें कोई वो clash नहीं आ जाता, that's why this language is most preferentially used. So C is the correct option, C is the option to this question as a correct one. Contrary मतलब हो गया wrong या गलत, गलत क्या था इसमें से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ICBN, सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। ICBN दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इट सिंबलाइजेस। नाउ यहाँ पर हमारे पास है मस्का डोमेस्टिका यानी हाउस फ्लाई की अगर हम बात करेंगे, हाउस फ्लाई की कुछ चीज़ों का बात। अब सिंपल चीज़ अगर हम देखेंगे, हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू द क्लास इंसेक्टा, वी नो दैट। क्लास अगर हम देखेंगे तो क्लास इसमें है एक इंसेक्टा, सी में आईवी आएगा, सी में आईवी। तो ऑप्शन 2 ही हमारे पास बचते हैं, बाकी सारे गए। अब हमारे पास पता ये भी है कि ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में फॉलो हो जाते हैं, तो डी में हो गया 2, डी में हो गया 2। तो ऑप्शन ए हमारे पास जो है ना इसमें करेक्ट आ जाता है, बाकी आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर एक और मैच द फॉलोइंग वाला है, बिकॉज एज यू नो दैट दीज क्वेश्चंस आर वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस, इसमें आपको ये ट्रैप है आपके लिए फंसाने के लिए, दैट्स व्हाई दीज क्वेश्चंस आर टू बी फोकस्ड मोर ऑन। अब हम अगर देखेंगे हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम को छोड़ पहले हम देखेंगे की आपने सुना होगा, ये एक बुकलेट होती है, बुकलेट, ठीक है। अब हम देखेंगे बुकलेट किसी वर्ड में है, तो बी का आ गया आईवी, बी का आ गया आईवी, इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो ऑप्शन जो हमारे पास ऑप्शन बी है वो गया, वो नहीं है, ठीक है, बी का आ गया। अब हमारे पास हर्बेरियम का भी पता है, यहाँ पर एक ये मतलब मानो एक चार्ट है, उस पर ड्राई प्रेस करते हैं स्पेसिमेंट्स को और फिर उनको लेबल करते हैं। तो ए का हो गया 3, बी का है आईवी, ए का है 3, ए का है 3, बी का है आईवी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपके पास करेक्ट आ जाता है, बाकी सारे सोचने की जरूरत नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हो यहाँ पर टू रिवाइज द थिंग्स। नाउ द सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, अगर हम देखेंगे
भाई साहब यहाँ पर आपको डायटम्स की बात की हुई है। द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, ये पॉइंट आप यहाँ पर देख लोगे। डायटमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल्स ऑफ द डायटम्स, ये सही है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, ये भी सही है। डायटम्स आर द माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिव इन द वाटर, ये भी सही। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट देखो, ये जो डायटम्स का वाल है ना, ये डबल लाइड होता है और ये सिलिका का बना हुआ होता है, ये इजीली डिस्ट्रक्टेबल नहीं होता है। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट करेक्ट चूज करना था, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट जाता है। Which of the following is wrong for fungi? Okay, देखते हैं। They are eukaryotic. You know that they are eukaryotic. All fungi possess purely cellulosic cell wall. इस पॉइंट पे फोकस करो। They are heterotrophic, सही बात है। They are both unicellular and multicellular. Unicellular के एग्जांपल आप देख लो, yeast है, multicellular की पेनिसिलियम, इससे पहले एक क्वेश्चन में हमने किया था। बाकी सारी तो मल्टीसेलुलर ही है, बट yeast इज अ यूनिसेलुलर वन, जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हमारे पास प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं है, इसमें काइटन भी होता है एक्स्ट्रा, तो ये इसमें जो है ना ऑप्शन रॉन्ग है। दैट्स इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंजी। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रेस्पेक्टिवली आर। यहाँ पर आपने सुना होगा, दैट इज इक्टोकार्पस एंड फ्यूकस, दीज आर अलगे, दीज आर अलगे। एंड अलगे में हमेशा हमारे पास क्या है, हेप्लॉइड, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मेजरली होते हैं, बट यहाँ पर दो कंट्रेरी यानी दो एग्जांपल्स हैं जिनके पास ये वाला लाइफ साइकिल नहीं होता है। एक्टोकार्पस में होता है हेप्लोडिप्लॉन्टिक और फ्यूकस में होता है डिप्लॉन्टिक, हेप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, ये आप देख लो, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। नाउ विच आर द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द सिक्रीशंस फ्रॉम सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड की क्या फंक्शन नहीं है? सिलेवरी ग्लैंड बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन द माउथ, इसमें एक लाइसोजाइम होता है जो कि एंटी बैक्टीरियल होता है। तो ये आप में भी पता होगा, नहीं भी पता होगा, तो ये आपको याद रखना है कि ये एंटी बैक्टीरियल भी होता है। डाइजेशन ऑफ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इसको हम ऑन होल्ड रखेंगे। लुब्रिकेशन ऑफ द ओरल कैविटी, ये तो आपको बिल्कुल सही बात है। उसके बाद डाइजेशन ऑफ डाइसेक्राइड, देखो डाइसेक्राइड्स भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं एंड कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की हो जाती है। अगर माउथ में हम देखेंगे, जो हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड है वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाता है, ये सही बात। बट जो डाइसेक्राइड्स होते हैं ना, डाइसेक्राइड जो सलाइवा में होता है, डाइसेक्राइडेसिस नहीं होते हैं एंजाइम्स सलाइवा में, सो डाइसेक्राइड के डाइजेशन नहीं होते हैं माउथ में, उसकी डाइजेशन होती है इन द व्हाट इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ऑप्शन 4 इसमें जो ना इज नॉट द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सिलेवरी ग्लैंड। Which of the following statement is not correct? Oxyntic cells are present in the mucosa of the stomach and secrete edge cell. Acini are present in the pancreas and secrete carboxypeptides. Brunner's glands are present in the submucous. यहाँ तक सही है। आप स्टोमक नहीं, आपने इससे पहले एक क्वेश्चन में पढ़ा था ड्यूडिनम में होता है। एंड secrete पेप्सिनोजन, भाई साहब ये पेप्सिनोजन secrete नहीं करता है, ये अल्कलाइन सिक्रेशन करता है, पेप्सिनोजन तो आता ही नहीं है इसमें, तो ये इसमें गलत हो गया। अब बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइन एंड secrete म्यूकोस। मैंने आपको बोला कि बाकी सारे जो हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वो होते हैं म्यूकोसा में, ओनली ब्रूनर ग्लैंड है सब म्यूकोसा में। उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। ऑक्जेंटिक सेल आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द स्टोमक एंड secrete edge cell, देखो ये भी म्यूकोसा में है, गॉबलेट सेल्स भी म्यूकोसा में है, तो इसका ऑप्शन जो है ना सी वो करेक्ट जाता है टू दिस क्वेश्चन। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ओके, यू नीड टू कीप इन माइंड। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच वाला है, आपको यहाँ पर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, उनका जो फिगर है ना वो मैच करना है आपको। मैंने एक ट्रिक भी शेयर की थी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को कैसे याद रखोगे, TERI, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दैट्स टाइडल वॉल्यूम में सबसे कम फिगर है, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम और उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व। सबसे ज़्यादा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के पास, अब सबसे ज़्यादा ही देख लेंगे, दैट इज फर्स्ट है सबसे। अब हम इंस्पायरेटरी रिजर्व यानी बी का 1 है, बी का 1 है, तो यहाँ पर खत्म, सारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया, बाकी मैच करने की जरूरत ही नहीं है। एसेंडिंग ऑर्डर में जाओ, यहाँ से लो टू हाई, एसेंडिंग ऑर्डर खुद से TRI को फॉलो करके। यहाँ पर आपको फिर से एक जो ना विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग आपको देखनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स पे पेप्सिन आता है, एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है एक। स्टोमक में फैट्स पे लाइपेसेस एक्ट करके मिसली बन जाती है। ड्यूरिन में ट्राइग्लाइसराइड्स पे ट्रिप्सिन एक्ट करके मोनोग्लाइसराइड कन्वर्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च पे अल्फा एमाइलेस, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च पे अल्फा एमाइलेस एक्ट करके डाइसेक्राइड और माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अब देखो भाई साहब, पेप्सिन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में आता ही नहीं है, वो स्टोमक में होता है। स्टोमक में लाइपेस होता ही नहीं है। ड्यूरिन में ट्राइग्लाइसराइड पे ट्रिप्सिन एक्ट कर रहा है, ये गलत बात है। अब हमारे पास बचा है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च पे अल्फा एमाइलेस एक्ट करके जो पेनक्रियास से आता है उसको कन्वर्ट करके डाइसेक्राइड एंड माल्टोज में करता है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारे पास जो है दैट इज डी ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट इज ब्रूनर्स ग्लैंड्स ओकर इन, अभी 2-3 बार इसके बारे में हमने बात की है, दैट इज सबमिकोस ऑफ द ड्यूडेनियम। उसके बाद फिर से आपको मैच करना है, यहाँ पर आपको देखना है, देखो ग्लाइकोसूरिया, इजीली वर्ड को समझो। ग्लाइकोसूरिया अगर हम देखेंगे, ग्लाइकोसूरिया हो गया ग्लूकोज इन यूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिया। ए का है IV, तो बाकी सारा देखने की जरूरत ही नहीं है, डी पार्ट इसका करेक्ट है। देखने के लिए देख लेंगे, दैट इज अगर हम देखेंगे बी, दैट इज गाउट इज द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट्स, तो इसका ये है। उसके बाद अगर हम देखेंगे रेनल कैल्कुलाई हो गया किडनी में स्टोन, इजी वर्ड्स में समझो, किडनी में स्टोन है, दैट्स अ मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट विद इन द किडनी, ये है। उसके बाद हो गई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन, डी का है 3, खत्म बात। अब इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हमारे पास आया दैट इज ए का आया था IBS, दैट्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज मैच फिर से, दैट इज स्कैपुला को देखना है क्या है। एक स्कैपुला एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, आपने पीछे से देख लिया होगा, हमारे पास डॉर्सली जो है 2 फ्लैट बोन्स हैं इन द वी कैन से अपर बैक रीजन, दैट इज इस तरह से होते हैं,
इस तरह से अगर आप देखोगे दो देख लोगे दो दो बोन्स हैं दैट आर कॉल्ड एज स्कैपुलास एंड दोज आर ट्रायंगुलर, उनके 3 साइड्स होते हैं, सो ट्रायंगुलर बोन्स हैं वो, बट वो फ्लैट बोन्स हैं। तो ए का है हमारे पास 4, ए का है हमारे पास, इसमें 4 इसमें 4, तो ये 2 ऑप्शंस गए। अब हम देखेंगे क्रेनियम। क्रेनियम क्या है हमारे पास? क्रेनियम है एक क्रेनियम, हाँ क्रेनियम में क्या होता है, क्रेनियम हमारे पास हेड में आ जाता है यानी सक्कल में आ जाता है। इसमें जो स्यूचर्स होते हैं आपने देखे होंगे ऐसे, सक्कल में आपने देखे होंगे जॉइंट्स ऐसे होते हैं, एंड वो जॉइंट होता है फाइब्रस जॉइंट जो कि टोटली इमूवेबल जॉइंट है। तो बी में है 3, बी में है 3, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आ गया। अब हम फिर फर्दर देखें, स्टर्नम भी एक फ्लैट बोन ही है। सी का है 2, सी का है 2, एंड वर्टिबल कॉलम के बीच में जो बोन्स होते हैं उनमें होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। सो हमारे पास ऑप्शन डी जो है ना वो करेक्ट आ जाता है इस क्वेश्चन में। ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ द नेरो इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम द मोमेंट ऑफ, मेजरली ये किस चीज़ पे डिपेंड होता है, दैट देयर इज अ sodium channel which is a voltage based channel। तो when we have to propagate the action potential, sodium channel opens और नेरो के अंदर आ जाता है फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर मीडियम टू इंट्रासेलुलर मीडियम, व्हाट आर कॉल्ड एज सोडियम आयंस। सोडियम आयंस अंदर आके हमारे पास जो नेरो इम्पल्स हैं वो प्रोपागेट हो जाते हैं। दैट इज सोडियम आयंस फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड मूव करते हैं, उसके बाद हमारे पास जो इम्पल्स हैं वो प्रोपागेट हो जाते हैं। उसके बाद है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट लाइक। अब हम अगर देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की, देखो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सब चीज़ों पर अगर हम देखेंगे, लाइक ऑन द पेरिस्टालिसिस देखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, स्वेटिंग देखेंगे, हमारे ग्लैंड्स पे इसकी एक्शन देखेंगे, सब में ये जो ना उनकी एक्शन इंक्रीज करवाता है, यानी स्वेटिंग भी इंक्रीज करवाएगी, पेरिस्टालिसिस भी इंक्रीज करवाएगी, इस तरह से रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज करवाएगी। बट ये सिंपैथी नहीं दिखाता, किस पे? हार्ट पे ये सिंपैथी नहीं दिखाता। हार्ट को क्या कहता है? डिप्रेस करता है। क्या कहता है हार्ट को? ये डिप्रेस, यानी रेस्पिरेटरी रेट को ये, सॉरी कार्डियक एक्टिविटी को ये डिप्रेस करेगा। मींस वी कैन इन साइंटिफिक टर्म्स इफ यू सी, ये ब्रेडिकार्डिया इंड्यूस करवाएगा। ब्रेडिकार्डिया हो गया जब हमारे पास हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। रिड्यूसेस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट। हार्ट रेट इज इंक्रीज, ये गलत है। बोथ हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट इंक्रीज, ये भी गलत है। हार्ट रेट डिक्रीज बट कार्डिक, ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारे पास ए है करेक्ट। उसके बाद फिर से यहाँ पर हमारे पास है कि एक पर्सन है, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इन द कार्डिक आउटपुट। हम देखेंगे कार्डिक आउटपुट हमारे पास है 5 लीटर्स। ओके, ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ इज 100 ml एंड एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज। देखो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, वेंट्रिकल से हमारे पास ब्लड जो है वो इजेक्ट आउट हो जाता है। जब वेंट्रिकल में ब्लड फुल हो जाता है दैट्स कॉल्ड एज एंड डायस्टोल। एंड डायस्टोल पे इस पर्सन के एक वेंट्रिकल में है 100 ml, और एंड सिस्टोल यानी सिस्टोल जब ये कंट्रैक्ट करता है इसका वेंट्रिकल और ब्लड बाहर जाता है, उसके बाद इसमें रहते हैं 50 ml, ठीक है 50 ml, यानी इसका जो है ना एक वेंट्रिकल एट अ टाइम एट पर कंट्रैक्शन अगर हम देखेंगे या पर हार्ट बीट हम देखेंगे 50 ml बाहर देता है, 50 ml तो द बॉडी को सप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद इसका कार्डिक आउटपुट दिया है दैट इज द 5 लीटर। तो हमें पता है एक फार्मूला, दैट इज कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया पर वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल से एक हार्ट बीट में कितना ब्लड बाहर निकलता है। अब हम देखेंगे कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट इसने बोला 5 लीटर है, तो 5 लीटर हो गया 5000 मिलीलीटर्स इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया कितना एक वेंट्रिकल से बाहर निकलता है, दैट इज 50 ml, आउट ऑफ 100 50 ml ही निकलता है, 50 ml। अब 5000 ml को डिवाइड करेंगे 50 ml से इज इक्वल टू हार्ट रेट, तो हमारे पास 51 सर 51 दैट्स 100। अगर हम देखेंगे तो 100 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाता है इस क्वेश्चन में। दैट्स 100 बीट्स पर मिनट इज द हार्ट रेट टू दिस पर्सन वेयर द कार्डिक आउटपुट इज 5 लीटर्स एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम इज 50 लीटर। तो ये 50 लीटर एक्चुअली स्ट्रोक वॉल्यूम इसने बताया इन डिफरेंट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दूसरा शायद है, यस एक मिनट देखो। अब यहाँ से हार्ट के एनाटमी आप समझो, ठीक है। ये मान लो 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, और ये मान लो आप राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हो गया हमारे पास राइट एट्रियम, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आएगा ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी वीन्स ब्लड आएगा, किसी के थ्रू आएगा। यहाँ पर कस्प्स होते हैं, यहाँ एक कनेक्शन समझो सिंपल, कस्प्स होते हैं, फ्लैप्स होते हैं जिनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व्स, ठीक है। ट्राइकस्पिड वैल्व्स होते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच। इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम, फिर इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है बाय मींस ऑफ बाइकस्पिड वैल्व्स। तो यहाँ पर होता है बाइकस्पिड वैल्व्स, यहाँ पर होते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व्स। अब एक और चीज़, अब राइट वेंट्रिकल से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स को फॉर ऑक्सीजनेशन, वो जाएगा थ्रू व्हाट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी, बट इसमें भी एक वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज सिमिलुनर वैल्व्स। फिर लंग से होके ये ब्लड ऑक्सीजनेशन जब इस ब्लड की हो जाएगी, फिर आएगा ये लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में से जाकर राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाके फिर फुल बॉडी को जाएगा, फुल बॉडी को जाएगा थ्रू मीन्स ऑफ एट्रिया, सॉरी आयोटा, थ्रो आयोटा। तो आयोटा में भी यहाँ पर एक वैल्यू है, दोज आर आल्सो कॉल्ड एज सिमिलुनर वैल्यूज। सो हार्ट और ब्लड वेसल के दरमियान जो वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज सिमिलुनर वैल्यू। राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में जो वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वैल्यू, एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वैल्यू। अब हम मैच करेंगे। अब देखो ट्राइकस्पिड वैल्यू बिटवीन राइट वेंट्रिकल, बिटवीन ए का हो गया हमारे पास 3। अब हम देखेंगे ए का 3 कहाँ पर है, ए का 3 ऑप्शन ए में ही, बाकी बात खत्म। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब यहाँ से 2 असर्शन दिया है, दैट इज द
a person goes to the high altitude and experiences altitude sickness with symptoms like breathing difficulty and heart palpitations. Due to low atmospheric pressure at high altitude, the body does not get sufficient. दोनों सही है और रीजन इसका सही है, ठीक है, दोनों सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट, सही है, इसमें आपको पता ही है। अब हमें देखना है कि select the favorable condition required for the formation of oxyhemoglobin at the alveoli. देखो ऑक्सीहीमोग्लोबिन एल्वेलाई पे बनाने से पहले आपको यहाँ पर दिमाग में वो भी आना चाहिए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करो, ठीक है, उससे भी आपको पता चलेगा कि क्या है, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं जो एक ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को बाइंडिंग में मदद करते हैं। एक हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर एंड एसिडिक नेचर यानी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अब ये कब ज्वाइन, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए ज़्यादा देन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। उसके बाद हमारे पास जो टेम्परेचर है वो भी डाउन होना चाहिए और एसिडिक नेचर जो ना H पॉजिटिव एसिडिक नेचर वो भी कम होना चाहिए। ये चीज़ें फेवर करती हैं। अब यहाँ पर हाई PO2 लो PO2 तो बिल्कुल नहीं करेगा, यहाँ से खत्म करो इन दो चीज़ों को, हाई PO2 हाई PCO2, तो ये तो बैलेंस हो गया और PCO2 ज़्यादा अफेक्ट करता है हीमोग्लोबिन को देन ऑक्सीजन, सो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, दैट्स हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, एसिडिक नेचर भी कम होना चाहिए और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। This is it in this. Next is identify the wrong statement with reference to transport of oxygen. Okay, ये भी ऐसी ही क्वेश्चन है क्या, तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, फिलहाल इसको हम कंसीडर कर लेंगे, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफेयर विथ ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन, ये भी सही स्टेटमेंट है। हायर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, देख लो इसको, लो PCO2 इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये भी सही है, ये भी सही है भाई साहब, रॉन्ग स्टेटमेंट है। अभी हमने देख लिया कि एक एल्वेलाई पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन तब बाइंड करेंगे जब हमारे पास एसिडिक नेचर कम होगा, यानी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। यहाँ पर बोला है हायर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन एल्वेलाई, तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी है। अब हमारे पास है ए फॉल इन जक्स्टा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट्स, GFR कम होने को, GFR कम जब होगा यानी हमें ज़्यादा ब्लड फिर से लाना है टुवर्ड्स द किडनी टू फिल्टर इट, तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या चीज़ एक्टिवेट हो जाता है जब हमारे पास GFR कम हो जाता है। देखो ये सब चीज़ें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आ जाते हैं, बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक्टिवेट हो जाता है उसकी दैट इज कॉल्ड एज रेनिन, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन आ जाता है, उसके बाद आपका रॉस सिस्टम एक्टिवेट होकर बाकी सारी चीज़ें यानी ब्लड प्रेशर एंड दिस GFR वेफर सब एक्स्ट्रा करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पहला प्राइमरी थिंग रहता है। उसके बाद ये हमें देखना है एक डायग्राम है, दो एनटी अभी डायग्राम्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं डालते हैं, बट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको अभी भी आ सकते हैं। ABCD हमें देखना है कि करेक्ट कौन है, करेक्टली यहाँ पर बोला है, करेक्टली हमें देखना है, तो इसलिए मैं जूम इन कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर बोला है कि जो हमारे पास C है दैट इज द आर्टीरियल कैपिलरी, C को आर्टीरियल कैपिलरी पासेस ऑक्सीजन टू टिश्यू, एक मिनट। A बोला है एल्वेलर कैविटी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक। D बोला है, D क्या है, D तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसने बोला है कैपिलरी वॉल है, ये गलत है। उसके बाद बोला है B रेड ब्लड सेल्स हैं, B रेड ब्लड सेल्स, B तो कैपिलरी वॉल इसने दिखाया है, तो रेड ब्लड सेल्स तो है ही नहीं। और यहाँ पर आगे काम भी देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन मेनली, और CO2 मेनली किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, यू मे बी नोइंग दैट इट इज बाइकार्बोनेट फॉर्म। उसके बाद C को बोला है आर्टीरियल कैपिलरी, भाई साहब ये तो RBC को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो आर्टीरियल कैपिलरी कहाँ से होगा, तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट जाता है इस क्वेश्चन में। Which of the following receptors are specifically responsible for maintenance of the balance of body and posture? दो चीज़ें होते हैं हमारे ईयर में, दो चीज़ें होते हैं, एक तो होता है हियरिंग, इसकी मेन फंक्शन है, और इसमें होता है जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड द पोस्चर, तो दैट आर एक्चुअली क्रिस्टाइन पोलैरिस एंड द मैक्यूला। We have two statements given here. We have to read them first and then select the correct option regarding them. That's the coagulum. देखो जब हमारे पास एक कैस्केड, आपने पढ़ा होगा कैस्केड, फॉर एग्जाम्पल कैस्केड जब होते हैं यानी ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें फाइनली एक बन जाता है हमारे पास कॉगलम, मतलब एक क्लॉट बन जाता है, उस क्लॉट की वजह से हमारे पास जो ब्लड ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। उसमें होते हैं फाइब्रिन्स होते हैं, फाइब्रिन्स नॉट थ्रोम्बिन्स, इसने थ्रोम्बिन्स बोला, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ये तो सही है, आपने पता है स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs, बट यहाँ पर एरिथ्रोसाइट्स लिखा है, दैट्स वन एंड द सेम थिंग। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये गलत है, बहुत स्टेटमेंट ये भी गलत है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये भी गलत है। तो स्टेटमेंट जो फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट आर देयर आर 7 पेयर ऑफ, देखो अगर हम देखेंगे रिब्स, हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, पहले मैं समझाने की कोशिश करूँगा, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। अब इसमें होते हैं 7 3 2, 7 पेयर होते हैं ट्रू रिब्स, 7 पेयर होते हैं, 7 पेयर ऑफ रिब्स आर ट्रू रिब्स, दैट इज दे आर डॉर्सली अटैच्ड टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली अटैच्ड टू द स्टर्म। उसके बाद 3 है फॉल्स रिब्स, दैट इज दे आर डॉर्सली अटैच्ड टू द व्हाट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम, बट वेंट्रली वो स्टर्नम को डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं, वो अटैच होते हैं थ्रू द कार्टिलेजिनस बॉन्ड टू अदर रिब्स, ठीक है।
उसके बाद है लास्ट 2 रिब्स जिनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, जो कि वेंट्रली किसी की चीज़ के साथ अटैच नहीं होती हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स एंड 2 पेयर ऑफ वर्टिबल रिब्स, ठीक है, ये फिलहाल सही है। 8th 9th and 10th pair of ribs articulate directly with the sternum. It means if it is true, then they may be also considered as a true ribs, but they do not articulate directly with the sternum. They show a cartilaginous bond with the 7th rib, so that means we can say that it's an incorrect statement. 11th and 12th pair of ribs are connected to the sternum with the help. Sternum की तो बात ही नहीं है, वो ventrally किसी चीज़ के साथ ही attached नहीं है, ये भी incorrect है. Each rib is a flat thin bone and all the ribs are connected dorsally. All the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebrae and ventrally to the sternum. ये भी गलत है, तो option A is correct to this question. Next is, so in this question we have matched the following. So first is fibrinogen. अगर हम fibrinogen को देख लेंगे तो you know that it is used in the blood clotting. तो A का हो गया 2, A का यहाँ पर है 2, and then we have a globulin. Globulin, as you know that it is used in a defense in the sense immune mechanism में काम आ जाता है, like pathogens या microbes के खिलाफ लड़ता है. उसके बाद albumin, you know that it is used in the osmotic balance. Osmotic balance क्या हो गया, ताकि हमारे पास edema ना हो जाए. Albumin की वजह से हमारे पास ऑस्मेटिक बैलेंस रहता है एक ब्लड वेसल में, और फ्लूइड जो है ना वो ड्रेन आउट या एक्सट्रैक्ट नहीं होता है ब्लड वेसल से इन द एक्स्ट्रा वी कैन से एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा कैपिलरी साइट, और उसकी वजह से एडिमा हो जाता है, बट एल्बुमिन उस एडिमा को होने से बचाता है. दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन द ऑस्मेटिक बैलेंस. तो फाइब्रोनिजन हमारे पास हो गया ब्लड क्लॉटिंग में, और ग्लोबुलिन हो गया हमारे पास डिफेंस में, एंड एल्बुमिन हो गया हमारे पास व्हाट्स कॉल्ड ऑस्मेटिक बैलेंस में. तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आ जाता है. नाउ वी हैव हियर दैट इज मैच द फॉलोइंग. अगर हम इसमें देखेंगे सेंट्रोमियर को, सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, एक क्रोमोसोम ऐसा होता है ना, वेट ज़्यादा ही घटिया, ये पॉइंट है ना, काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर इसी पॉइंट पे होता है. तो ये जो सेंट्रोमियर होता है ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्रोमोसोम है. सी का है 1 इसमें दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है. तो ए का है 3, दैट इज क्रिस्टा, दैट्स इनफोल्डिंग्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. जैसे आपने इनर मेम्ब्रेन में देख लोगे ना ऐसे इनफोल्डिंग्स हैं, तो देट आर कॉल्ड एज क्रिस्टा. उसके बाद हो गया थाइलाकॉइड्स आर बी का हो गया हमारे पास 4, दैट्स फ्लैट नेट मेम्ब्रेन सैक्स इन द स्टोमा ऑफ द प्लास्टिड. आपने देख लिया होगा वो ऐसे स्टैक्स बने हुए हैं थाइलाकॉइड्स के. उसके बाद सिस्टर्नी, डी का हो गया हमारे पास 2, दैट इज डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्गी एपैरेट्स. ये भी देख लिया होगा आपने ऐसे कुछ, तो सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट इज, यहाँ पर हमें कर्व देखना है. तो ओके, सो अब हमें देखना है कि वाई एक्सिस से यहाँ पर बोला है द कर्व गिवन बिलो शोज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन रिलेशन टू द पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. व्हाट डू द टू एक्सिस, दैट इज एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट. अगर हम वाई एक्सिस से देखेंगे ना, यहाँ पर पैरामीटर हम देखेंगे, यहाँ से हम पैरामीटर देखेंगे, सॉरी एक्स एक्सिस से हम पैरामीटर देखेंगे, एंड वाई एक्सिस से हम देखेंगे व्हाट हैपन्स टू द एंजाइमेटिक एक्टिविटी. अब ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ सिमिलर टू दिस ग्राफ इज सिमिलर टू बोथ टेम्परेचर एंड पीएच. अब हम देखेंगे एक्स एक्सिस से हमारे पास होना चाहिए व्हाट इज ईदर पीएच और इधर टेम्परेचर. अब एक्स एक्सिस से सिर्फ टेम्परेचर की बात की है तो ये टेम्परेचर ही होगा. उसके बाद वाई एक्सिस से एंजाइमेटिक एक्टिविटी दिखाते हैं. तो पहले देखो, हम जब टेम्परेचर एंड पीएच यूज़ करेंगे, पहले यहाँ से आपको दिख रहा होगा दैट इज एक्टिविटी गोज इंक्रीजिंग, एंड विद द टाइम यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद यहाँ से ये डिक्रीज हो जाते हैं. इट्स द प्रोसेस. यहाँ पर जो है ना प्रोटीन्स, एंजाइम्स एक्चुअली आर प्रोटीन्स. यहाँ इस पॉइंट पर वी कैन से बियरिंग पॉइंट है या वी कैन से सैचुरेशन पॉइंट है. इसके बाद से अगर हम देखेंगे, अगर फर्दर टेम्परेचर एंड पीएच इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर प्रोटीन्स की जो होती है ना, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड डिनेचुरेशन, यानी डिनेचुरेशन हो जाते हैं प्रोटीन्स की, तो वो प्रोटीन्स इनएक्टिव मतलब यूजलेस हो जाते हैं. इसके बाद अगर हम कम टेम्परेचर रखेंगे तो दैट्स वाई लेस एंजाइम्स आर एक्टिव, बिकॉज द एंजाइम्स नीड ए सुटेबल और वी कैन से ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच टू मेक देम एक्टिव. सो दैट्स वाई यहाँ पर कम एंजाइम्स आपके पास एक्टिव मिलते हैं. तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है. द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स इज फॉर्मड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, ये तो आपको सबको पता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की वजह से बनता है. दैट्स वाई ये बहुत डाइवर्स हैं, दैट्स वाई इट्स लीडिंग फाइलम इफ वी सी इन केस ऑफ द एनिमल किंगडम एंड थ्रू. इसमें आपको पता है कि एवरी 10 एनिमल्स की अगर बात करें तो उसमें 7 हमारे पास आर्थ्रोपोड्स होते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द रीजन टू मेक देम डाइवर्स. नाउ यहाँ पर हमें मैच करना है दैट इज इंसुलिन की अगर हम इंसुलिन से रिलेटेड एक डिजीज़ है दैट इज कॉल्ड एज डायबिटीज़ मिलेटिस. यहाँ पर एक्सप्लेन या वी कैन से यहाँ पर इसको एलाबरेट करने की जरूरत नहीं है. तो ए का है दैट इज़ वी, ए का है वी, इसमें भी वी है. उसके बाद थायरॉक्सिन यानी थायराइड यानी ये हार्मोन जब कम होगा तो हमारे पास होता है गोइटर. बी का है आईवी, बी का है आईवी. तो दिस इज इट, ऑप्शन डी इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन. मैंने आपको इसमें बता दिया था कि एक ही आपको सेलेक्ट करना होता है और फिर मैच करना होता है. अगर वही एक मिल गया तो उससे ही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है. फर्दर आपको मैच द फॉलोइंग वाला है. ओके इसमें हम एक देखेंगे, फर्स्ट यूस्टेंशन ट्यूब देखेंगे. यूस्टेंशन ट्यूब इज कनेक्टेड मिडल ईयर एंड फायरिंग्स, दैट इज सी में 1 मिलेगा आपको, सी में 1 मिलेगा. नाउ वी विल बी सीइंग एट कॉक्लिया. ऑर्गन ऑफ क्वाटा इज लोकेटेड, कॉक्लिया इज एक्चुअली द कॉइलेड, बी का हमारे पास 2 है. कॉक्लिया इज अ कॉइलेड पार्ट ऑफ द लेबिरिंथ, बी का हमारे पास 2 है, बी का हमारे पास 2 है. ऑर्गन ऑफ क्वाटा बेसिलर मेम्ब्रेन पे होता है. ए का हमारे पास आईवी है, ए का आईवी है,
एंड जो स्टेपीज हैं यू नो दैट इट्स अटैच टू द ओल विंडो, तो डी का है 3, डी का है 3, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग वंस मोर। अब हमें यहाँ पर देखना है, पहले आपने देख लिया होगा वो एक टेबल है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, वो आपको खुद देख लेना है। तो यहाँ पर एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है एंड एज यू मे बी नोइंग दैट इट्स वेरी इजी, आर्बिन एंड राइसिन वहाँ पर एक दिया हुआ है। दीज आर प्रोबेबली आई गेस दीज आर सम, आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली व्हाट दे आर, बट दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स गिवन देयर। सो डी का हमारे पास 1 आ जाता है, डी का 1 यही ऑप्शन है, तो यही इसका करेक्ट है। अब देखो ए का इनहिबिटर ऑफ द कैटालिटिक एक्टिविटी दैट इज ए का 2 है मेलोनेट, पॉजेस पेप्टाइड बॉन्ड्स, बी का अगर हम देखेंगे तो बी का आई भी है, कोलेजन इज लीडिंग प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। उसके बाद सेल वॉल मटेरियल इन द फंजे, तो काइटिन है। तो इसके पहले एक क्वेश्चन में आपको आया था ऑप्शन एक, दैट इज सेल वॉल ऑफ द फंजी इज एक्सक्लूसिवली मेड ऑफ सेलुलोज, तो वो ऑप्शन यहाँ पर भी अब आपको करेक्ट इनकरेक्ट मिल जाता है बिकॉज इट्स मेड ऑफ काइटिन। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं ये कुछ ऑर्गेनेल्स एक सेल में होते हैं जो कि आपस में मिलकर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी करते हैं। तो उसमें आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको कम से कम याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर ये गलत है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर ये गलत है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया ये गलत है। तो ऑप्शन हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेट्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स आ जाता है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्नैप्स, साइनेप्सिस, सॉरी स्नैप्स नहीं साइनेप्सिस पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ लो वट एवर यू मे प्रोनाउंस इट, बट आपको समझ आ जाना चाहिए वट एक्चुअली द वर्ड इज मीनिंग अबाउट, प्रोनाउंसिएशन चलेगी। द मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। अब हम देखेंगे ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ऐसे समझ लो, और ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। यहाँ पर कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक है, ओके नाउ इट्स डन, ठीक है। बोल रहे हैं कि मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक, ये हो गया प्री साइनेप्टिक, ये हो गया पोस्ट साइनेप्टिक। एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हैं, ये केमिकल साइनेप्स हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में बहुत क्लोज होते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर न्यूरॉन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी पढ़ लिया हमने। दूसरा हो गया केमिकल साइनेप्सेस यूज न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। impulses transmission across a chemical synapse is always faster than across a, देखो भाई साहब सिंपल, यहाँ पर स्पेस कितनी है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में देखो स्पेस कितनी है और केमिकल साइनेप्स में देखो स्पेस कितनी है। अब जब स्पेस यहाँ पर कम है तो सिनेप्स फास्टर होगी और स्पेस ज़्यादा होगी तो सिनेप्स कम होगी। तो ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द केमिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर, केमिकल साइनेप्स में फास्टर होता है देन द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो बाकी सारी स्टेटमेंट से करेक्ट हैं, बट ये स्टेटमेंट गलत है कि केमिकल साइनेप्स में फास्टर होती हैं व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल देन द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, तो ऑप्शन 4 इसमें जो है वो इनकरेक्ट जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूछा है कि इनके बारे में बताओ कुछ खास। वी नो दैट दीज आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, पढ़ा होगा क्यों है एक्स्ट्रा। तो फॉर्मड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स एंड दे कंटेन डीएनए बट लेक प्रोटीन, बट इसका मैंने ऑप्शन देखा था कि दे पोजेस समवट व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोटीन मेकिंग मशीनरी या होती हैं इनके पास। तो ऑप्शन बी इसमें जो ना ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए इसमें जो करेक्ट है, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास देखना है व्हाट इज कॉल्ड एज सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द हार्मोन इट इज सोर्स एंड फंक्शन। अब हम देखेंगे वैसोप्रेशन, वैसोप्रेशन दो इट कम्स फ्रॉम द पोस्टीरियर, पहले देखेंगे कहाँ से आता है वो देख लेंगे, ये सही है फिलहाल, कहाँ से आता है नॉरएपिनेफ्रिन, ये एड्रिनल मेडुला से आता है, ये सही है। ग्लूकागॉन बीटा सेल्स, एक्चुअली ये अल्फा सेल्स ऑफ द लैंगरहैंस से आता है, तो इसको हमें देखना ही नहीं है। अब प्रोलैक्टिन आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ये भी गलत है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। अब हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शंस, अब इनके फंक्शंस पे जाकर हम बात करेंगे। वैसोप्रेशन जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो जाता है, यहाँ पर इसने बोला है कि इंक्रीजेज द लॉस ऑफ यूरिन, लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वैसोप्रेशन आता है, उसका दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस क्या होता है, डायूरेसिस इज लॉस ऑफ हार्मोन, जब एंटी आ गया, सॉरी डायूरेसिस हो गया लॉस ऑफ वाटर, जब एंटी आ गया मतलब इट विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, तो यहाँ पर क्या बोला इंक्रीज द लॉस ऑफ वाटर, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, दैट इज वैसोप्रेशन डज नॉट इंक्रीज द लॉस ऑफ वाटर बट इट रिटेन्स द वाटर, इट रीअब्सॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम द डिस्टल ट्यूबल्स ऑफ द किडनी, ठीक है। ये आप बाकी तो ऑप्शन बी इसमें आप करेक्ट निकला है, दैट इज इंक्रीजेज हार्ट बीट रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड अलर्टनेस, ओके दिस इज इट। नेक्स्ट इन ए रिंग गिडलेट प्लांट, रिंग गिडलेट प्लांट ये एक एक एक्सपेरिमेंट थी। इस एक्सपेरिमेंट में किया गया क्या कि एक मान लो ये एक प्लांट है ना, वेट कंसिडर इट एज अ प्लांट, ठीक है, ये एक प्लांट है। तो प्लांट के होते हैं हमारे पास रूट्स, प्लांट के होते हैं हमारे पास शूट्स, यानी वी कैन से ब्रांच होते हैं, लीव्स होते हैं, ठीक है। इस प्लांट को क्या किया गया, एक रिंग गिडलेट एक्सपेरिमेंट की गई। इसकी जो सारी खाल वाल एक्स्ट्रा सब है ना, इसके जो खाल वाल हैं दैट इज फ्लोएम, जो है ना फ्लोएम वोलोएम सब काट दिया गया। यहाँ से जब है ना इस पोर्शन को उठाया गया, तो इसमें जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो कट गया, क्या कट गया। बट आपको पता है दैट ऑल यू नो दैट इज द फूड इज मेड एट द शूट साइड एंड रूट साइड पे हमारे पास क्या बनता है, रूट साइड पे हमारे पास वाटर आ जाता है,
जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है, और शूट साइड पे क्या बनता है हमारे पास, दैट्स फूड, जो कि बाई डायरेक्शनल होता है। अब हमें देखना था कि कौन मरेगा पहले, मतलब किसको, जिसको गुज़ा पहले नहीं, जिसको फूड पहले नहीं है, जिसको ग्लूकोज पहले नहीं आएगा, वही डाई करेगा ना फर्स्ट। सो जब सब फ्लोएम वोलोएम कट किया गया तो रूट के सेक्शन में गया ही नहीं, क्या वट, मान लो इस पोर्शन के ऊपर से रखा गया ये फ्लोएम, और इस पोर्शन के नीचे से नहीं रखा गया फ्लोएम। तो जब यहाँ पर फ्लोएम ही नहीं है तो फूड कैसे आएगा? तो दिस मीन्स दिस पोर्शन विल विदर फर्स्ट, दिस पोर्शन विल ड्राई फर्स्ट, देन दिस पोर्शन। तो दिस पोर्शन इज शूट एंड दिस पोर्शन इज रूट। तो अब हम देखेंगे ऑप्शंस। द शूट एंड रूट डाई टुगेदर, नीदर रूट एंड शूट, द शूट डाइज फर्स्ट, द रूट डाइज फर्स्ट। रूट को पहले फ्लोएम कट ही किया गया तो रूट ही डाई पहले, रूट ही मरेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट विद दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोसेस वाज मीन्ड फॉर, इट वाज, इसकी वजह से इस्टेब्लिश हो गया कि फ्लोएम ही रेस्पॉन्सिबल है फॉर फूड ट्रांसपोर्टेशन। मिनरल्स नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज, देखो हमारे पास प्लांट में एक दो काइंड ऑफ मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, दैट आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रेंट्स। मैंने आपके लिए एक ट्रिक भी शेयर की थी कि ऑल दोज न्यूट्रेंट्स जिनकी जिनका सिंबल सिर्फ सिंगल लेटर्ड है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, मैक्रोन्यूट्रेंट्स। अब दो ऐसे डबल लेटर्ड मिनरल्स आपको याद रखने हैं, दैट इज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये दो भी मैक्रोन्यूट्रेंट्स हैं। उसके बाद जो सब बाकी सिंगल लेटर्ड, उसके बाद जो बाकी सब डबल लेटर्ड न्यूट्रेंट्स दिए हुए हैं वो सब माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, और बोरान को भी इंक्लूड करोगे आप इन द माइक्रो न्यूट्रेंट्स। अब हमें देखना है कि लार्ज अमाउंट बोला है ना, तो मैक्रो न्यूट्रेंट्स की बात की है, मैक्रो न्यूट्रेंट्स। अब हम फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, सॉरी सल्फर एंड कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एंड कैल्शियम, तो ये सिंगल लेटर्ड है और कैल्शियम भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये सही करेक्ट आंसर है इसमें। तो यहाँ से दिया है मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, तो ये नहीं है। यहाँ से दिया है सिलीनियम एंड बोरान, ये भी नहीं है। तो यहाँ से दिया है आयरन एंड जिंक, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर फॉर ए सिंगल सेल टू टेक मेक वन, ये एक पुराना ट्रेंड था ये क्वेश्चन आस्क करने का, दैट बट आई स्टिल केप्ट इट इन माय लिस्ट फॉर नाउ। मे बी आपको फर्दर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि एक सेल से आपको बनानी है 128 सेल, 128 सेल्स, तो आपको देखना है कि कितने डिविजन्स करने पड़े। एक सेल से आपको 2 सेल्स आएंगे, फिर इन सेल्स को भी डिवाइड करना है, तो यहाँ से भी आपके 2 आएंगे, यहाँ से भी आपके 2 आएंगे, इससे भी आपको 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 2 आएंगे। देखो यहाँ से हो गया एक, यहाँ से हो गए 2, 1 2, ये हो गए हमारे पास वट एवर कॉल्ड 4। अब हमें करना है 1 का मल्टीप्लाई बाई 2, 2 का मल्टीप्लाई बाई, अब हम इसको ऐसे करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हो गए हमारे पास 2 सेल्स, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हो गए 4, 4 को मल्टीप्लाई 2 दैट्स 8, 8 को मल्टीप्लाई 2 दैट इज 16, 16 को मल्टीप्लाई बाई 2 दैट्स 32, 32 को मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 64, 64 को मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 128, मिल गया हमें 128। अब हमें देखने कितने डिविजन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिविजन्स करने इसको भाई 128 सेल्स बनाने के लिए। दिस इज इट। We are with the slide 53, we are near to finish this. That is, which of the following facilitates the opening of the stomatal aperture? Okay, stomata में होते हैं हमारे पास, एक्चुअली स्टोमेटा ओपनिंग के लिए होते हैं हमारे पास 2 सेल्स रिस्पॉन्सिबल, एक्चुअली एक ही काइंड की सेल होती है बट उसमें 2 होते हैं, उसके बाद हमारे पास पोर बन जाता है, कॉल्ड गॉड सेल्स। ये समझो आप, ये एक गॉड सेल है, ये समझो ये दूसरी गॉड सेल है, ठीक है। तो गॉड सेल्स में जब टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाते हैं, टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाते हैं, टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाते हैं, टर्जिडिटी इंक्रीज होने के बाद ये क्रिसेंट शेप में बन आ जाते हैं, क्रिसेंट शेप में आ जाते हैं, इनको पुल हो जाता है, वी कैन से फ्रॉम द आउटर वॉल टुवर्ड, फ्रॉम द आउटर वॉल हो जाता है पुल, तो क्रिसेंटिक शेप में बन जाते हैं, तो यहाँ पर एक पोर क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटल ओपनिंग या स्टोमेटल पोर। अब इसमें ये तो सही है, ऐसे हो जाता है टर्जिडिटी इंक्रीज होने की वजह से। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फिगर इसमें होते हैं फाइब्रल्स होते हैं, एक गार्ड सेल में होते हैं फाइब्रल्स, वो फाइब्रल्स आपको याद रखें। यहाँ पर बोला है रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रल्स इन द सेल वॉल ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल ओरिएंटेशन, बट ये आपको याद रखें। देखो गार्ड है ना, GUARD, फिर यहाँ पर रेडियल है, लॉन्जिट्यूडनल है, रेडियल में R है, लॉन्जिट्यूडनल L है, गार्ड में सिर्फ R है, तो रेडियल ओरिएंटेशन होती है उन माइक्रोफाइब्रल्स की, उसकी वजह से होती है हमारे पास स्टोमेटल अपर्चर की ओपनिंग हो जाते हैं और गार्ड सेल्स में क्रिसेंट शेप आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। Which of the following are not secondary metabolites in plants? You know that secondary metabolites are those जिनकी फंक्शन हमें अभी तक पता नहीं है ज़्यादातर। अब हम देखेंगे what are those secondary metabolites। तो भाई साहब आपको सिंपली पता है कि ग्लूकोज की फंक्शन हमें पता है, ग्लूकोज इज सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एमाइनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स, फॉर मेकिंग आवर बॉडी, फॉर बॉडी बिल्डिंग। तो दिस ऑप्शन ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है, बिकॉज वी नो दे आर फंक्शन। दिस इज इट, दिस इज द ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। फॉर assimilation of one CO2 molecule, the energy required in the form of ATP and NADPH are। केल्विन साइकिल में एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए आपने पढ़ा होगा वी नीड 3 ATP मॉलिक्यूल्स एंड 2 NADPH मॉलिक्यूल्स। ओके, सो दैट्स वाई यू मे हैव हर्ड दैट एक ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें 6 CO2 मॉलिक्यूल्स को फिक्स करना है। तो एक CO2 पे इतना जाता है, तो 6 यानी एक ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें कितना रिक्वायर्ड है, दैट इज 18 ATPs एंड 12 NADPH2s। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? ओके,
enzymes of tricarboxylic acid cycle acid cycle are present in the mitochondrial सही है. Glycolysis occurs in the cytosol सही है. Glycolysis occurs as long as it is supplied with NAD that can pick up hydrogen सही है. Oxidative phosphorylation takes place in the outer mitochondrial membrane ये गलत है. ठीक है, this is it. Next is in which of the following do the two names refer to one and the same thing? Krebs cycle and Calvin cycle. ये गलत है. Wait a second. Tricarboxylic acid cycle and citric acid cycle. Citric acid cycle and Calvin cycle ये गलत है. Tricarboxylic acid cycle and urea cycle ये भी गलत है. तो this is it. ठीक है. Tricarboxylic acid cycle, citric acid cycle या Krebs cycle बोलो ये one and the same thing है. तो option B here is the correct. अब यहाँ पर देखो ये डायग्राम मैं ज़्यादा जूम इन नहीं कर सकता, बट ये C4 साइकिल की बात है. ABC आपको यहाँ पर याद रखना है. तो यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन को नहीं रखना था, बट वन थिंग मैं इसमें आपको एश्योर करवाना चाहता हूँ एंड अवेयर करवाना चाहता हूँ कि इस डायग्राम को एक एग्जामिनर फ्लिप भी कर सकता है. मीन्स बंडल शीट सेल है ना, ये ऊपर रख सकता है और मेसोफिल सेल ये नीचे रख सकता है, क्योंकि इट्स जस्ट अ स्कीमेटिक डायग्राम, इट्स नॉट द रियल डायग्राम. ठीक है, तो इस चीज़ से आपको ख्याल रखना है. अब यहाँ पर बोला है ABC क्या है, तो ABC यहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ जब CO2 हमारे पास जो फिक्स होता है तो दैट्स कॉल्ड फिक्सेशन. ए पॉइंट पे फिक्सेशन होती है, बी पॉइंट पे आपको पता है कि व्हाट इज कॉल्ड एज डिकार्बोक्सिलेशन हो जाते हैं, क्योंकि लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर देखने को मिलता है. और सी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, सी पॉइंट पे रिजनरेशन हो जाता है. हमारे पास C3 एसिड जो है वो फिर से रिजनरेट हो जाते हैं और नेक्स्ट साइकिल प्रोसीड हो जाता है. रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ द ट्राइपालमिटिन इज. रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट अगर हम देखेंगे, इट इज अमाउंट ऑफ CO2 divided by amount of CO2 released divided by amount of what is called as oxygen utilized. For what is called as tripalmitin, you need to know that tripalmitin is a fat, we can say it's a fat molecule. तो इसमें जो होता है हमारे पास that is 0.7 फैट्स के लिए होता है ऑलमोस्ट वैल्यू दैट इज 0.7 एंड प्रोटीन्स के लिए होता है 0.9. दिस नीड्स टू बी केप्ट इन द माइंड. एंड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इट्स 1 एंड फॉर न्यूक्लिक एसिड्स इट्स मोर देन 1. दीज थिंग्स यू नीड टू कीप इन द माइंड. ओके, सो रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मे बी ये फिर से आ सकता है. रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट पे आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट. ओके, उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको वो व्हाट आर कॉल्ड एज माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में बोला था कि व्हाट आर माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स. अब हम देखेंगे यहाँ पर फंक्शन. अब यहाँ पर आपको फिर से मैच करना है. अगर हम देखेंगे बोरान को, बोरान एक मैंने अपने एग्जाम टाइम पे याद रखें पोलन जर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है. दैट इज C का है 2, C का है 2, इसमें भी C2, इसमें C2. ठीक है, फिलहाल ऑप्शन ए हमारे पास गलत है, मतलब ये रुकाइड ही नहीं है. अब हमारे पास है मैग्नीज. मैग्नीज को अगर हम देखें, मैग्नीज आपको पता है फंक्शन इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये सही है. ए का है IV, ए का है IV, ए का है IV, ए का है IV. और मैग्नीशियम बी का है हमारे पास दैट इज एक्टिवेट्स एंजाइम्स ऑफ द रेस्पिरेशन, बी का है 3. तो यही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है 2. अगर हम देखेंगे 2 ऑप्शन इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. स्पॉन्ज ये बहुत ही प्रिमिटिव एनिमल्स हैं. कोरल्स यानी नाइडेरियन से भी प्रिमिटिव हैं. टीनोफोर से भी प्रिमिटिव. ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी फ्लैट वर्म्स यानी प्लेटीहेलमिन्थेस से हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर इन एनिमल्स स्टार्ट हो जाता है. तो फ्लैट वर्म्स में आ जाता है ये फर्स्ट नेचर. What is true about Nereis, scorpion, cockroach and silverfish? They all possess dorsal heart. None of them is aquatic. Nereis is aquatic. तो ये स्टेटमेंट गलत है. They all belong to the same phylum. नहीं, ये तो हैं एक ही फाइलम के, बट Nereis हमारे पास Annelida में आ जाता है. They all have jointed appendage. जब एक ही फाइलम के नहीं है, ये एक फाइलम का फीचर है, तो Nereis में ये नहीं है. तो they all possess dorsal heart. All invertebrates possess dorsal heart. जो vertebrates और we can say chordates होते हैं उनमें होता है ventral heart. एस्कैरस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एस्कैरस लैम्ब्रिकॉइड्स. एस्कैरस देखो इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट एस्कैरस एस से याद रखो आप. एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस. प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद आ जाते हैं एस्केलमेंथिस. प्लेटीहेलमिन्थेस में सीलूम नहीं होता है, इसमें होता है सीडोसीलूम. ये आपको याद रखना फीचर. ये भी ट्रिप्लोब्लास्ट है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्ट है. आप देखें प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलूम. एस्केलमेंथ्स में मैंने आपको बोला इनके पास सीडोसीलूम होता है. ट्रू सीलूम तो ये स्टेटमेंट गलत है. प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलूम ये भी गलत. एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलूम सही है, बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म एक मैंने देख लिया. प्रेजेंस ऑफ नीदर ट्रू सीलूम नीदर मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म आपको सिर्फ मिलते हैं कुछ मेटामेरिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिलिडास, और उसके आगे अनवर्ड से आपको कुछ कुछ में मिलता है, ऑर्थोपोड्स में मिलता है, बट ये ज़्यादा आपको नहीं, ये मिलता ही नहीं है आपको एस्केलमेंथ्स में. तो हमारे पास ये ऑप्शन सही है इसमें, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है. स्वीट पोटैटो इज होमोलॉगस टू. स्वीट पोटैटो ये एक रूट है, तो इट्स होमोलॉगस टू टर्निप. आपको पता है टर्निप. एंड देयर फंक्शन इज स्टोरेज. ओके, नाउ यहाँ पर आपको विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन. Which are the following group of animals is correctly matched with its characteristic feature without any exception. एक्सेप्शन के बगैर. रेप्टिलिया possess 3 chambered heart. भाई सब गलत हो गया, क्योंकि क्रोकोडाइल में हमारे पास होता है 4 chambered heart. Chordates possess mouth with an upper and lower jaw. एक मिनट देख लेते हैं इसको, अभी मैं बताऊंगा. Chondrichthyes possess cartilaginous endoskeleton. Mammalia give birth to young ones. यहाँ पर duck billed platypus आपके एग्जाम्पल हैं. duck billed platypus जो आपको एग्स ले करते हैं, तो ये भी गलत हो गया.
बी कॉडेट्स पॉजेस माउथ विद एन अपर एंड लोअर जा, बट यहाँ पर एक हमारे पास एग्जाम्पल शायद आ जाते हैं इन केस ऑफ द एम्फीबियंस विच इज कॉल्ड इक्थायोफिस। इक्थायोफिस हमारे पास जो है ना वो उसमें वो जालेस एनिमल है, ठीक है। इक्थायोफिस इसमें आती है एग्जाम्पल, दैट्स ऑप्शन सी टू दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर। अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीन्स नेम इज नेम इट्स टू कैरेक्टर्स एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैचर्ड, नॉट करेक्टली मैचर्ड वेयर एज द रिमेनिंग थ्री आर करेक्टली। अब हम देखेंगे पाइला, पाइला बॉडी सेगमेंटेड मोलस्क माउथ विथ रेडुला, ये बात सही है, रेडुला होता है और मोलस्क भी है। अब देखेंगे बॉडी सेगमेंटेड, पहले बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। एस्टीरिस ये एकाइनोडर्मेटा है और इसमें स्पाइनिस्किनेट इसको दूसरा नाम बोलते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जिसको दूसरा नाम अम्बुलिक्रल सिस्टम बोलते हैं वो भी प्रेजेंट होता है। साइकॉन, साइकॉन में पोर बियरिंग पोरिफेरा है और केनाल सिस्टम इनमें भी प्रेजेंट होता है। पेरीप्लांटा अमेरिका, पेरीप्लांटा अमेरिका जॉइंटेड अपेंडेज ऑर्थोपोड है, ये एक्चुअली कॉकरोच की बात है यहाँ पर याद रखना, कॉकरोच एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। अब इस क्वेश्चन से मैं आपको क्या बताऊँ, इस क्वेश्चन से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट्स ऑप्शन है, बाकी अब मैं समझाऊंगा। दैट इज पेरीप्लांटा एंड फेरिटीमा, फेरिटीमा इज फेरिटीमा इज अर्थवर्म एंड पेरीप्लांटा इज कॉकरोच। फेरिटीमा आता है हमारे पास एनिलिडा में एंड पेरीप्लांटा आता है हमारे पास आर्थ्रोपोडा में। ये दो नेम्स थोड़ी कंफ्यूजिंग है, दैट्स व्हाई आई एम व्हाट इज कॉल्ड एज स्ट्रेसिंग हियर। नाउ यहाँ पर देखो एकाइनोडर्मेट्स एंड पोरिफेरेंस में देखो, एकाइनोडर्मेट्स में एक होता है वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और साइकॉन में होता है वाटर साइकॉन में होता है कैनाल सिस्टम। तो ये आपको रेसिप्रोकल हो सकता है, इसमें भी आपको थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हो सकती है। और अब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन निकला है दैट्स ऑप्शन ए, बॉडी ऑफ मोलस्कस इज नॉट सेगमेंटेड दो दे पॉजेस रेडुला। रेडुला आपने सुना होगा कि इट्स अ फायर लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। सो these are all the questions in this session I have taken. So next time whenever I will be getting time before your NEET final May 7th examination, I will be surely posting all those questions also here. So thank you for watching this video.